गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मली तुम्हें पहले पढ़ा होगा किसी भी टाइप का जो मटेरियल होता है, कोई भी टाइप का मटेरियल, तो मटेरियल के अगर अंदर हम जाएंगे ना तो हमें मिलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या मिलते हैं? मॉलिक्यूल्स। अगर हम मॉलिक्यूल्स के भी अंदर जाएं तो हमें मिलते हैं एटम्स। एटम्स के अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलता है? एक तो मिलता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ साथ मिलते हैं उसके आसपास घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स। और जब हम न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हमें मिलती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मतलब ये किसी भी मटेरियल का फिक्स्ड मीनिंग है कि जब हम मटेरियल को तोड़ते हैं तो हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स को अगर तोड़ते हैं तो एटम्स मिलते हैं, एटम्स को तोड़ते हैं तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन इन सब में एक कॉमन इंपॉर्टेंट बात है कि इन सब के पास एक चीज है, इट्स कॉल्ड मास। हर एक ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे एक मास अवेलेबल है, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल हो, सबके पास ये एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? मास। और इसमें तुम्हें कुछ मास याद भी रखने होंगे। जैसे कि मैं बोलूं मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। उनकी वैल्यू याद रखना, इट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना मास होता है दोनों का? 1.6 10⁻⁻27 kg। और इलेक्ट्रॉन का मास भी तुम्हें याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बहुत छोटा होता है। तो इन सब के पास एक प्रॉपर्टी मास तो है ही। इसके अलावा द another interesting property electron and proton has, another interesting property electron proton have electric charge। भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इनके अंदर एट्रैक्शन या रिपल्जन जनरेट करती है। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ऑलमोस्ट सेम होती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है, लेकिन वैल्यू सेम है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चार्ज की वैल्यू सेम होती है, उस वैल्यू को बोलते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। वे दोनों के पास इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू सेम है। कितनी है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में सेम तो है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इनकी जो वैल्यू है वो आपस में ऑपोजिट है। वैल्यू सेम है बट ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे पता चला? जब दो प्रोटॉन को आमने सामने इन्होंने रखा तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रखा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी रिपेल कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आमने सामने रखा वो अट्रैक्ट कर रहे थे। उससे पता चला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो सेम है बट ऑपोजिट है। इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे थे, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे थे। अगर सेम टाइप होता तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करते, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम है चार्ज की बट ऑपोजिट है। इसलिए बाद में माना गया कि प्रोटॉन को हम नाम देते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं नेगेटिव।
मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और दोनों का सिंबल एक ही देंगे, ई। मतलब प्रोटॉन के चार्ज को भी ई बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी ई बोलेंगे। खाली याद रखना, प्रोटॉन हो तो पॉजिटिव लेना है आगे, और इलेक्ट्रॉन हो तो नेगेटिव। बाकी दोनों की वैल्यू क्या है, एकदम सेम है। समझ में आई बात? मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास मास तो होता ही है, लेकिन मास के सिवा एक और प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी को नाम क्या देते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज। गॉट इट? इसके अलावा, इलेक्ट्रिक चार्ज के अलावा एक और बात कि हमने यहां देखा कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो लास्ट पार्ट है। पहले मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन रिसेंट रिसर्च में क्या पता चला है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और दूसरा कौन है, न्यूट्रॉन है, इनके अंदर भी कुछ है, और उस चीज को हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं उसको हम, क्वार्क्स बोलते हैं। मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी चीज के बने होते हैं, और वो किस चीज के बने होते हैं, क्वार्क्स के बने होते हैं। और जो क्वार्क्स हैं इसके टोटल होते हैं 6 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं टोटल मिला के, 6 टाइप्स होते हैं। कौन से 6 टाइप होते हैं वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक टाइप होता है अप क्वार्क। कौन सा क्वार्क, अप। और दूसरा जो टाइप होता है इट इज कॉल्ड डाउन क्वार्क। एक होता है चार्म क्वार्क, और दूसरा जो टाइप होता है इट इज कॉल्ड स्ट्रेंज क्वार्क। और तीसरा जो टाइप होता है इट्स कॉल्ड टॉप क्वार्क। और लास्ट जो टाइप होता है इट्स कॉल्ड डाउन क्वार्क। मतलब टोटल जो क्वार्क्स होते हैं उसमें इस टाइप के पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है अप, दूसरा होता है सामने डाउन। एक मिनट में इसमें स्पेस डाल दूं तो तुम्हें ज्यादा याद रहेगा। अप एंड डाउन। दूसरा होता है चार्म एंड स्ट्रेंज। और तीसरा होता है टॉप एंड डाउन नहीं, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, वन मिस्टेक। तो टोटल कितने क्वार्क्स हुए, टोटल 6 टाइप के क्वार्क होते हैं। कौन से, अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। इसमें जो लेफ्ट वाले में लिखे अप, चार्म और टॉप, तो अप, चार्म और टॉप की जो वैल्यू होती है वो याद रख लेना। उनकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस प्लस 2/3e, प्लस 2/3e। और डाउन स्ट्रेंज बॉटम की होती है -1/3e। कितनी होती है आपकी वैल्यू, जैसे अप, चार्म, टॉप की होती है 2/3e, डाउन स्ट्रेंज बॉटम की होती है -1/3e। इसमें जो e लिखा है पीछे, ये e ऊपर वाली वैल्यू है 1.6 10⁻⁻⁹ दोनों में e की वैल्यू ये आएगी। तो याद रखना, अप क्वार्क की वैल्यू +2/3e, डाउन क्वार्क की वैल्यू -1/3e। तुम्हें याद ये दोनों रखने हैं। कौन से दोनों याद रखने तुम्हें, अप और डाउन। क्वार्क्स के दो याद रखने, कौन से तुम्हें याद रखने, अप और डाउन। बाकी याद रखो चलेगा, लेकिन ये दोनों याद होने चाहिए कि क्वार्क्स के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन से 2 टाइप होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। उसमें अप की वैल्यू कितनी होती है, +2/3e, डाउन की वैल्यू होती है -1/3e, जिसमें e की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। गॉट इट? इसके अलावा एक और बात, ये यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया। मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर जो होते हैं क्वार्क्स, क्वार्क्स के 2 टाइप। लेकिन क्वेश्चन ये कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्वार्क्स होते कितने हैं, तो मैं तुम्हें वो भी बता दूं। पूरा ध्यान यहाँ पे। प्रोटॉन प्रोटॉन कंसिस्ट 3 क्वार्क्स। प्रोटॉन कंसिस्ट 3 क्वार्क्स, अप अप डाउन। प्रोटॉन के अंदर कितने क्वार्क्स होते हैं, 3 क्वार्क्स होते हैं। कौन से 3 क्वार्क्स होते हैं, इट्स अप अप एंड डाउन। मतलब अप 2 होते हैं, डाउन कितना होता है, 1 होता है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अप की वैल्यू होती है
प्लस 2/3e, दूसरा भी अप है, फिर से प्लस 2/3e, और तीसरा कौन है, डाउन है, डाउन की होती है -1/3e। तो अगर तुम टोटल करोगे इसको तो टोटल में कितना आएगा, 2/3e, 2/3e माइनस 1/3e, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 3/3e, क्योंकि 2 + 2 - 1, तो 2 + 2 4 - 1 3/3e। ठीक है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिंपल e। इसलिए प्रोटॉन का चार्ज किसके इक्वल होता है, e के इक्वल। e का मतलब होता है 1.6 × 10⁻19। ये तो हुआ प्रोटॉन की बात। सेम बात आती है न्यूट्रॉन की। तो याद रखना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कंजिस्ट 3 क्वार्क्स। फिर न्यूट्रॉन भी कितने क्वार्क्स कंजिस्ट करता है, 3 क्वार्क्स करता है। कौन से 3 क्वार्क्स कंजिस्ट करता है, इट्स अप 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 डाउन डाउन। मतलब इसमें 3 क्वार्क्स होते हैं। कौन से 3 क्वार्क्स होते हैं, इट्स अप डाउन डाउन। जैसे उसमें कौन से थे, अप अप डाउन, 2 अप थे 1 डाउन था। इसमें क्या होता है, 1 अप होता है, बाकी 2 क्या होते हैं, डाउन होते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अभी मैंने ऊपर बताया अप की वैल्यू कितनी होती है, +2/3e, ठीक है, और डाउन की वैल्यू कितनी थी, -1/3e, और दूसरा भी डाउन है, उसकी कितनी हो जाएगी, -1/3e। तो नीचे 3 तो कॉमन है, ऊपर टोटल करोगे तो 2 में से अगर 2 जाएंगे तो हो जाएगा 0। तो हम बोलेंगे न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल। समझ में आ गई सबको बात, क्लियर। उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। तो ये हुआ तुम्हारा कि सिंपल कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो किसके पास होती है, एक प्रोटॉन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन के पास। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव। और आज पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स के 2 टाइप तुम्हें याद रखने हैं, अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क। दोनों की वैल्यू भी याद रखनी है, अप की वैल्यू 2/3e, डाउन की वैल्यू -1/3e। इसके अलावा ये तुम्हें याद रखना है कि प्रोटॉन के पास 3 क्वार्क्स होते हैं, अप अप डाउन। न्यूट्रॉन के पास भी 3 क्वार्क्स होते हैं, अप डाउन डाउन। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, अभी पूरा ध्यान। अब इसके बाद जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अब वो समझ लेते हैं, पूरा ध्यान। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, any electric charge in the universe, any electric charge in the universe is integral multiple of fundamental charge small e. Any electric charge in the universe is integral multiple of fundamental charge e. इसका मतलब कि यूनिवर्स में जो भी चार्ज होता है, समझो चार्ज को हम सिंबल देते हैं Q, तो वो Q इज इक्वल टू क्या होता है, इट्स n टाइम्स ऑफ E, इट इज n टाइम्स ऑफ E, जिसमें Q का मतलब क्या होता है, तो इसमें हम बोलेंगे Q इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसमें जो n है, तो n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं n। और इसमें E क्या है, तो E की वैल्यू तो वही है जो मैंने तुम्हें अभी बताई थी। क्या बताई थी मैंने तुम्हें E की वैल्यू, तो E की वैल्यू होती है, इट इज 1.6
into 10 raised to minus 19 कूलम। अब जैसे मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल दूं कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल समझो, ऑक्सीजन का एटम ले लो, चलो ऑक्सीजन का एटम। तो तुम्हें पता है ऑक्सीजन का एटम, पूरा ध्यान देना, मैं एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल, द चार्ज in the nucleus of oxygen atom। चार्ज हमें फाइंड करना है किसमें, ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में। अब सिंपल बात है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। हमने अभी पढ़ा था न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है, किसके पास चार्ज है, प्रोटॉन के पास। तो हम बोलेंगे in the nucleus of oxygen atom, in the nucleus of oxygen atom there are 8 protons। 8 protons, कितने प्रोटॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स है। hence in above equation we put small n equals to 8। हम क्या पुट करेंगे, small n equals to 8। तो फॉर्मूला बन जाएगी, मैं बोलेंगे then charge on nucleus तो उसमें चार्ज कितना बन जाएगा, तो हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। कौन सी वैल्यू डाल देंगे, Q इज इक्वल टू n की जगह डाल देंगे 8 और मल्टीप्लाई E, तो E की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। समझ में आई बात। ये जो ऊपर n है ना, इसकी जगह वैल्यू हमने डाली 8 और E की जगह जो है वो वैल्यू कितनी डाल दी, 1.6 10 रेज़ टू माइनस 19। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 12.8। क्या बन जाएगा, 12.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम। मतलब कि हम बोलेंगे ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है, 12.8 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम। समझ में आई बात ये। तो ये जो फॉर्मूला है कौन सी, Q इज इक्वल टू N, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखनी है। इसका मैं एक और तुम्हें एक्स्ट्रा एग्जांपल देता हूं, वो भी तुम लोग एक बार देख लो। अनदर एग्जांपल, पूरा ध्यान। अब ये जो दूसरा एग्जांपल है उसमें हम एक और बात समझते हैं। उसमें द 5 मिली कूलम चार्ज is transfer from one body to another body। क्या लिखा मैंने, the 5 millicouloum, मिली में समझते हो 10 raised to minus 3, the 5 millicouloum charge is transferred from one body to another body। Find number of electron ट्रांसफर। डिफाइन करना है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो हम इसमें फिर से ये वाली फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने अभी पढ़ी थी। कौन सी फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू NE। अब हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है n फाइंड करना है। तो पहले हम बनाएंगे n को सब्जेक्ट। तो n को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो n इज इक्वल टू बन जाएगा Q अपॉन E। इसमें Q की वैल्यू हम पुट करेंगे 5, लेकिन मिली कुलम है, मिली कुलम का लगाना पड़ता है 10 रेज़ टू माइनस 3 डिवाइड बाय E की वैल्यू क्या डालेंगे हम, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। बात समझ में आई सबको, क्लियर। तो ये वैल्यू बन गई तुम्हारी 5/1.6। अगर तुम 5/1.6 को सॉल्व करो तो ये वैल्यू मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 3.3
1 के आसपास, और 10⁻² जो पावर बनेगा, 10⁻² जो पावर बनेगा वो -19 ऊपर आ जाएगा, तो 19 माइनस प्लस 3, तो ये बनेगा 10⁻16। मतलब ये हो जाएंगे तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। समझ में आ गई सबको बात? किसी को डाउट नहीं? अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, कभी भी एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जब चार्ज ट्रांसफर होता है, कभी भी एक बॉडी में से जब दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है, तो चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कभी भी एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता। तो याद रखना, जब भी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसका रीजन कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में दो बातें और याद रखना, पूरा ध्यान। when any body loses electrons, then it becomes positively charged, and its mass is slightly reduced. जब भी कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो क्या बन जाती है? पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, और उसका मास जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड। लेकिन एक और बात, when any body gains electrons, then it becomes negatively charged. And its mass is slightly increases. इसका मास स्लाइटली क्या हो जाता है? इंक्रीजेस। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर? तो याद रखना, बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो पॉजिटिव चार्ज, मास कम हो जाएगा, और अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो नेगेटिव चार्ज, और उसका मास थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस टॉपिक को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई डाउट नहीं इसमें? बढ़ू आगे? चलो, इसके बाद ध्यान दो भी न्यू टॉपिक, ये तो था क्वांटाइजेशन। उसके बाद एक और टॉपिक आता है, पूरा ध्यान सबका। उस टॉपिक को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जस्ट एक रिपीटेशन के लिए मैं समझा रहा हूं तुम्हें। The electric charge can neither be created nor be destroyed. It is only transferred from one body to another body. तो क्या होता है? वो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, कभी भी क्रिएट नहीं होता, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे कि सपोज करो कि तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है समझो ग्लास रॉड, और दूसरा है, एक है ग्लास रॉड, दूसरा है सिल्क का क्लॉथ। अगर तुम ग्लास रॉड और सिल्क के क्लॉथ को आपस में तुम रब करते हो, आपस में क्या करते हो? रब करते हो, तो ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क वाले क्लॉथ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में ग्लास रॉड में से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब हम बोलेंगे ग्लास रॉड के नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया? सिल्क के पास। तो ग्लास रॉड बन जाएगी नेगेटिव चार्ज, और सिल्क बन जाएगा, सॉरी, ग्लास रॉड बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब ग्लास रॉड का नेगेटिव चार्ज चला गया, मतलब वो पॉजिटिव बन गया।
और जो सिल्क है उसके पास नेगेटिव आ गया तो वो नेगेटिव बनेगा। मतलब चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, कभी भी क्रिएट नहीं होगा, ना कभी डिस्ट्रॉय होगा। बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, इसमें एक और बात, पूरा ध्यान, एक डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। क्या वर्ड यूज करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। उसको क्या बोलते हैं? अ डिवाइस, अ डिवाइस which a device which can detect a charge, which can detect a charge is known as electroscope. A device which can detect a charge is known as electroscope. मतलब चार्ज को डिटेक्ट करना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में? इलेक्ट्रोस्कोप। अब क्वेश्चन ये है कि ये डिटेक्ट करता कैसे है, इलेक्ट्रोस्कोप दिखता कैसे है? अब तुम्हें इलेक्ट्रोस्कोप में दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अब इलेक्ट्रोस्कोप कैसे वर्क करता है मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। ये डिवाइस होता कैसा है, दो तरीके से मैं समझाऊंगा, एक ड्रॉ करके, एक मैं बाद में तुम्हें विजुअलाइज भी कराऊंगा हाउ इट वर्क्स। अब देखो इलेक्ट्रोस्कोप में कैसा होता है, जैसे कि एक ग्लास का कंटेनर होता है, ये समझो है ग्लास का एक कंटेनर, ठीक है? ये पूरा ग्लास का कंटेनर होता है। जो नीचे वाला पोर्शन है, एकदम नीचे वाला, बॉटम वाला, वो बना होता है वुडन का। ये जो है ये किसका बना होता है? वुडन का बना, पूरा वुड का बना होता है। और इसके अलावा यहाँ पे दो वुड की स्ट्रिप्स भी लगी होती है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? इसको मैं थोड़ा अलग से रखता हूँ, ये दो वुड की स्ट्रिप्स हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग डालते हैं एक ब्रास का मटेरियल, ब्रास का मटेरियल, पूरा ध्यान। ये टी शेप में होता है ब्रास का। ये पूरा एक ब्रास मटेरियल है, पूरा ध्यान। ठीक है, ये पूरा ब्रास का मटेरियल है। और इसके नीचे इसके एकदम नीचे एंड पे यहाँ पे दो गोल्डन कलर्स की लीव्स होती है। मतलब गोल्डन कलर नहीं, एक्चुअल गोल्ड। दो लीव्स होती हैं, दोनों किसकी बनी होती हैं? गोल्ड की बनी होती है। थोड़ा सिस्टम अच्छे से देख लो। जो नीचे वाला पोर्शन है वो किसका बना हुआ है? वुडन, ठीक है? ये जो ये वाला पोर्शन है, ये रॉड जो तुम्हें दिख रही है, ये मटेरियल होता है ब्रास, यानी कि वन टाइप ऑफ मेटल, ये हम ब्रास बोलेंगे, ठीक है? और ये दोनों गोल्ड की लीव्स होती हैं। मतलब इन दोनों को मैं उसी कलर में दिखाता हूँ, ये दोनों क्या होती हैं? गोल्ड लीव्स। इसकी लीव्स होती हैं गोल्ड की, ठीक है? अब ये वर्क कैसे करता है, समझो तुम्हारे पास एक मटेरियल है,